गुड इवनिंग एवरीवन। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप लोगों के बोर्ड एग्जाम को संज्ञान में रखते हुए हम हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को लेकर प्रस्तुत हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो कि आपके लिए बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रिय विद्यार्थियों, इस क्लास में हिंदी पद्य साहित्य के जहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, ये 9th से लेकर प्रिय विद्यार्थियों 12th तक के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक क्लास को ध्यान में रखकर हम इस टॉपिक को लेकर आए हैं। सभी विद्यार्थियों के लिए, ये मोस्ट ऑफ हिंदी के जितने भी विद्यार्थी हैं सब के लिए ये इम्पोर्टेंट है। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, विलंब ना करते हुए हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, हम जानेंगे हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। आइए देखते हैं। तो पहले में बताया गया प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पढ़ रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। तो सबसे पहले जानेंगे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य का आरंभ कैसे हुआ, किस कवि ने नामकरण किया। आज ये सब बातें हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बताया गया प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी पद्य साहित्य के आरंभ को विद्वानों ने सरहपा, स्वयंभू, पुष्प या पुष्य आदि कवियों से जोड़ा है। हिंदी पद्य साहित्य का जो इतिहास है प्रिय विद्यार्थियों, उसमें जो प्रथम कवि हैं सरहपा, स्वयंभू, पुष्य या जिन्हें पुष्य भी कहा जाता है, आदि कवियों से ये ऐड है, जुड़ा है। और जो ये कवि हैं सरहपा, स्वयंभू, पुष्य, इनका जो समय था प्रिय विद्यार्थियों, वो 7वीं और 8वीं शताब्दी के मध्य माना गया है, स्वीकार किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है, कुछ भी हम कह सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस आधार पर बताया गया इन कवियों का समय 7वीं तथा 8वीं शताब्दी के मध्य स्वीकार किया गया है। क्लियर। फिर इस आधार पर हिंदी पद्य साहित्य का उद्भव 7वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। जब कवियों का ही समय प्रिय विद्यार्थियों 7वीं या 8वीं शताब्दी है, तो हम कह सकते हैं कि हिंदी पद्य साहित्य का जो उद्भव है, विकास है, वो भी 7वीं शताब्दी से माना जाएगा। क्लियर। हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को विद्वानों ने मुख्यतः 4 भागों में बांटा है। मतलब हिंदी पद्य साहित्य का जो इतिहास है प्रिय विद्यार्थियों, उसको कवियों ने, विद्वानों ने कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। यह विभाजन युग विशेष की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर किया गया। इसका जो बंटवारा है, जो विभाजन है प्रिय विद्यार्थियों, वो युग विशेष की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर किया गया है। क्लियर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया काल विभाजन सर्वाधिक प्रचलित है। मतलब किया तो बहुत सारे विद्वानों ने, बहुत सारे कवियों ने, लेकिन उसमें से जो प्रमुख हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनके द्वारा जो विभाजन किया गया है वही क्या है प्रिय विद्यार्थियों? सर्वाधिक प्रसिद्ध है। क्लियर। सर्वाधिक प्रचलित है किसके द्वारा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा, जो कि उन्होंने संवत के आधार पर किया है। यहाँ काल विभाजन का ईस्वी भी दिया जा रहा है, जो इस प्रकार है। प्रिय विद्यार्थियों, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इन्होंने जो विभाजन किया है हिंदी साहित्य का, उसे क्या इन्होंने किया है? संवत के अकॉर्डिंग किया है। समझने की कोशिश करिएगा प्रिय विद्यार्थियों, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन किया उसमें संवत के आधार पर किया है। आगे देखते हैं। हाँ, पहला जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन किया, पहला जो काल है प्रिय विद्यार्थियों,
वो आदिकाल है जिसे वीरगाथा काल भी कहा जाता है। आदिकाल का जो अन्य नाम है प्रिय विद्यार्थियों वो क्या है? वीरगाथा काल है। अभी हम इस बात का भी डिस्कशन करेंगे कि किस कवि ने कौन से काल का नाम दिया है, आगे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला जो काल है प्रिय विद्यार्थियों आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो समय सीमा है प्रिय विद्यार्थियों 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत तक में 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक। क्लियर प्रिय विद्यार्थियों? प्रिय विद्यार्थियों जितने भी अगर आप लोग चाहे BA MA में हिंदी पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको हमेशा काम आएंगी। ये जो हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास है प्रिय विद्यार्थियों, ना कि सिर्फ 9th से 12th तक के ही विद्यार्थियों के लिए है। जब आप आगे उच्च कक्षा में भी जाएंगे तब पर भी यही चीज़ आपको मिलेगा। हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास तो पढ़ना ही पड़ेगा हिंदी के विद्यार्थियों के लिए। इसलिए ये चीज़ें जो है अभी से रटी होनी चाहिए, अभी से अच्छे से समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये आगे बहुत काम देगा। चलिए फिर दूसरा काल आया प्रिय विद्यार्थियों पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल जिसे हम भक्ति काल के नाम से भी जानते हैं। इसकी समय सीमा है प्रिय विद्यार्थियों 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत तक। अब बात आती है 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। क्लियर? अगला है तीसरा उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल भी कहा जाता है। उत्तर मध्यकाल का अन्य नाम जो है प्रिय विद्यार्थियों है रीतिकाल। इसकी समय सीमा 1700 विक्रमी संवत से, इसकी समय सीमा है 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत तक। मीन्स 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। समझ में आ रहा है प्रिय विद्यार्थियों? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगला जो है आधुनिक काल। इसकी समय सीमा 1900 विक्रमी संवत से वर्तमान तक, अब तक 1843 ईस्वी से आज तक अद्यतन। प्रिय विद्यार्थियों ये हिंदी पद्य साहित्य का काल विभाजन आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए, क्योंकि ये अगर आप आगे भी हिंदी लेंगे तो इसके बिना काम नहीं चलेगा। चलिए आगे चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों। अब बात आती है प्रिय विद्यार्थियों स्पेशलिस्ट हम चर्चा करने जा रहे हैं अबाउट आदिकाल। आदिकाल या वीरगाथा काल के बारे में अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। आदिकाल क्या है, किस कवि ने क्या नामकरण किया, अब बात आती है। चलिए बताया गया प्रिय विद्यार्थी हिंदी के प्रथम उत्थान काल को वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल, चारण काल, विभा काल आदि नाम भी दिए गए हैं। उस समय देश अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। मीन्स प्रिय विद्यार्थियों जो आदिकाल के अन्य नाम हैं वो कौन कौन से हैं? वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल, चारण काल आदि नाम भी इसके हैं। जानते रहिए, अगर पूछा जाए आदिकाल का अन्य नाम है, अगर ऑप्शन में दे दिया जाए प्रिय विद्यार्थियों आदिकाल का अन्य नाम है और 4 ऑप्शन दिया जाए वीरगाथा काल, रीतिकाल, भक्तिकाल, पूर्व मध्यकाल, तो आप लोग क्या करेंगे? वीरगाथा काल टिक कर देंगे, और जो अन्य नाम दिया गया है उनमें भी हो सकता है। अगला देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों इन राज्यों के राजपूत राजा आपस में लड़ते रहते थे। स्वभाव से ये राजा वीर, साहसी और विलासी थे। छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव, ईर्ष्या तथा एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए प्रवृत्ति के कारण क्या करते थे? प्रायः इनमें लड़ाइयाँ होती रहती थीं। देश में अनेकता के कारण मुसलमानों के आक्रमण भी इसी समय आरंभ हो गए थे। इसी समय वीर पुरुषों के यशोगान तथा वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन
वर्णन ही कविता का मुख्य विषय रहा। इस काल को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, पहले यहाँ तक समझते हैं प्रिय विद्यार्थियों। इसमें बताया क्या गया है। कहने का आशय यह है प्रिय विद्यार्थियों, इस समय जो देश था अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा था। इन राज्यों के जो राजपूत राजा ये क्या थे, आपस में परस्पर लड़ाई झगड़ा करते थे और स्वभाव से ये राजा वीर, साहसी, पराक्रमी और विलासी भी थे। छोटी छोटी बातों पर क्या करते थे ये लोग, लड़ाई कर लेते थे। मनमुटाव, ईर्ष्या, मतभेद आदि की भावनाएं उत्पन्न हो, एक दूसरे को नीचा ही दिखाने के लिए तत्पर हो जाते थे और इनमें लड़ाइयाँ अक्सर होती रहती थी। और उसी समय क्या होता था, जब देखते थे भारतीय राजाओं में फूट है तो क्या होता था, जो मुसलमान थे अनेकता के कारण क्या करते थे, इसका प्रॉफिट ले लेते थे और तेज लड़ाइयाँ वो भी आकर अटैक कर देते थे। और इसी समय क्या होता है, वीर पुरुषों के यशोगान तथा वीरता का अतिशयोक्त वर्णन ही कविता का विषय रहा है। इस काल को देखिए, इसमें क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, ये इसलिए बताया क्योंकि इसी में से आदिकाल की विशेषता निकलेगी। आदिकाल की जो प्रवृत्ति है यही जो इसमें बताया गया यही सब होगा। क्लियर, आगे चलते हैं। इस काल को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है, याद रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल आदि नाम दिया है। अब यहाँ पर जिस कवि ने किस काल को कौन सा नाम दिया है वो बात भी यहाँ पे क्लियर हो गई। बात यहाँ तक क्लियर हुई ना, किस कवि ने किस काल को क्या नाम दिया है। अब अगला देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों। अगला जो बताया गया आपका, आदिकालीन काव्य में सिद्धनाथ जैन साहित्य के साथ साथ रासो साहित्य शामिल है। साहित्य में सिद्ध कवियों का संबंध धर्म से जोड़ा जाता है। इनका आविर्भाव बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से माना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें बताया गया है ये काल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने अभी तक जाना कि किस कवि ने किस काल को कौन सा नाम दिया है। समझ में आ रहा है, किस कवि ने किस काल को कौन सा नाम दिया गया है, यहाँ तक हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया। अब आइए प्रिय विद्यार्थियों अगला देखते हैं हम। अगला देखते हैं हम किस, फिर बताया गया इसमें प्रिय विद्यार्थियों, इसमें क्या है, आदिकालीन काव्य में सिद्धनाथ जैन साहित्य के साथ साथ रासो साहित्य भी शामिल। मतलब आदिकाल में क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य भी जैसे बताया गया सिद्धनाथ जैन साहित्य के साथ साथ रासो साहित्य भी शामिल। अभी आगे डिस्कशन करेंगे हम लोग। सिद्ध साहित्य में कवियों का जो संबंध था वो किससे था, बौद्ध धर्म से जोड़ा जाता है। इनका जो आविर्भाव बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से माना गया है। और इनकी संख्या जो है वो कितनी है, 84 है। इनमें प्रथम सिद्ध सरहपा तथा प्रमुख सिद्धों में सरहपा, सबरपा, कड़हपा, डोम्भिपा आदि प्रसिद्ध हैं। इनकी रचनाओं में दोहा कोश, सरहपा, योगचर्या है, सॉरी हाँ योगचर्या ही तो है, हाँ योगचर्या, डोम्भिपा, चर्यापद, सबरपा आदि प्रमुख हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई प्रिय विद्यार्थियों। चलिए एक बार हम फिर से इसके बारे में
डिस्कस कर लेते हैं प्रिय विद्यार्थियों। इसमें बताया क्या गया, इसमें बताया गया प्रिय विद्यार्थियों, सिद्ध साहित्य में सिद्ध कवियों का संबंध बौद्ध धर्म से जोड़ा जाता है। बौद्ध धर्म से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका आविर्भाव बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से माना गया है। इनकी संख्या 84 है। इनमें प्रथम सिद्ध सरहपा तथा अन्य प्रमुख सिद्धों में सबरपा, कण्हपा, डोम्बिपा आदि प्रसिद्ध हैं। इनकी रचनाओं में दोहा कोश, सरहपा, योगचर्या, डोम्बिपा, चर्या पद, सबरपा आदि प्रमुख हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों, ये पूछा जा सकता है कभी भी। चलिए आगे आते हैं। आगे क्या बताया गया, अगला बताया गया, अब देखिए बताया जा रहा है हिंदी के पद्य के विकास में नाथ साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। किस साहित्य की? नाथ साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नाथ संप्रदाय की स्थापना गोरखनाथ ने की थी। अगर पूछा जाए नाथ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो उसमें गुरु गोरखनाथ थे। ये भूल मत करना प्रिय विद्यार्थियों, इस चीज का भूल मत करना। फिर नाथों की संख्या कितनी थी? 9 थी। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों, नाथों की संख्या 9 मानी गई है, जिनके नाम नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, मलयार्जुन, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट एवं जलंधर जैन साहित्य के अंतर्गत जैनाचार्यों के सजीव चरित्र प्रबंध काव्य रास काव्य से संबंधित रचनाएं शामिल हैं, जिनमें स्वयंभू का पौमचर्यु, पुष्पदंत का महापुराण, राम सिंह का पाहुड़, दोहा, आशगु का चंदनबाला, रास, शालिभद्र सूर्य का भरतेश्वर बाहुबल रास आदि प्रमुख हैं। आदिकाल की ये रचनाएं वीर एवं श्रृंगार रस प्रधान रही हैं। इन्हीं वीर गाथाओं को रासों का काव्य कहा गया है तथा आचार्य शुक्ल ने इन्हीं के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल कहा गया है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ तक जो भी आपको बताया गया अभी तक, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इसमें से ही परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। ये जो आपको लेखक, कवि और साहित्य के बारे में यहाँ नाथों की संख्या बताया गया, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो नाथों की संख्या प्रिय विद्यार्थियों 9 है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। फिर कहा गया आदिकाल के अन्य प्रमुख नाम कवियों में, आदिकाल के अन्य प्रमुख कवियों में, आदिकाल के अब प्रमुख कवि बताए जा रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान से समझिएगा। विद्यापति, अमीर खुसरो और अब्दुर रहमान का नाम विशेष उल्लेखनीय है। मतलब आदिकाल के जो प्रमुख कवि हैं, जिनकी सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि है, वो कौन कौन से हैं? विद्यापति, अमीर खुसरो और अब्दुर रहमान ही प्रमुख हैं। किस काल के कवियों में? आदिकाल के कवियों में। फिर बताया गया अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में भी रचनाएं की, जिसके कारण इन्हें हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि स्वीकार किया गया है। मतलब अमीर खुसरो जी को इनकी खड़ी बोली में रचना के कारण इन्हें क्या किया गया? खड़ी बोली का प्रथम कवि माना गया है। किसको? अमीर खुसरो जी को। ध्यान रखिएगा। हाँ, विद्यापति हिंदी साहित्य में मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध है। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिय विद्यार्थियों, कि मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर आएगा विद्यापति जी को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों। इनकी रचनाओं में
कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली आदि प्रसिद्ध है। मतलब विद्यापति की 3 रचनाएं कौन कौन सी? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली आदि बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है। कौन कौन सी? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, ये 3 रचनाएं इनकी बहुत प्रसिद्ध हैं। किसकी? विद्यापति जी की। अब बात आती है अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान ने संदेश राशक अब्दुल रहमान ने संदेश राशक काव्य ग्रंथ लिखा है। अब्दुल रहमान की जो रचना है वो क्या है? संदेश राशक। ये चीज याद रखिएगा। अगला अब बात आती है प्रिय विद्यार्थियों, आदिकाल की विशेषता क्या है, इसकी प्रवृत्ति क्या, इसको नोट कर लीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, नोट्स बनाकर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट करिएगा। तो आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है, इस संक्षेप में इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं। आइए देखते हैं क्या है प्रमुख प्रवृत्तियां। पहली जो विशेषता है प्रिय विद्यार्थियों आदिकाल की, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। मतलब इस काल में राजाओं की प्रशंसा की गई। सेकंड है सामूहिक राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। मतलब इसमें राष्ट्रीयता की भावना की कमी थी इस काल में। सामूहिक राष्ट्रीयता की जो भावना थी उसका अभाव, मतलब कमी। थर्ड है युद्धों के सुंदर और सजीव वर्णन। मतलब इस काल में युद्ध के बहुत ही अच्छे ढंग से वर्णन किया गया है युद्धों का। अगला है प्रिय विद्यार्थियों वीर रस के साथ श्रृंगार रस का भी वर्णन। मतलब इसमें जब युद्ध होता था तो वीर रस की और श्रृंगार प्रेम की भी भावनाएं थी इसमें, इसलिए यहाँ पर वीर रस के साथ श्रृंगार रस का भी वर्णन किया गया। फिर है ऐतिहासिक वृत्तों में कल्पना का प्राचुर्य। फिर कवियों का दरबारी होना, रासो ग्रंथों की अधिकता, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। डिंगल और पिंगल भाषा प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है डिंगल और पिंगल भाषा। आइए अगले पर आते हैं। हाँ, अब आदिकाल की 2 रूपों में, आदिकाल की जो रचनाएं हैं प्रिय विद्यार्थियों 2 रूप में मिलती हैं। कौन कौन से रूप है? पहला प्रबंध काव्य के रूप में और दूसरा जो है प्रिय विद्यार्थियों वीर गीतों के रूप में। बात क्लियर हो रही है? आदिकाल की रचनाएं 2 रूपों में मिलती हैं प्रिय विद्यार्थियों, पहला प्रबंध काव्य के रूप में और सेकंड वीर गीतों के रूप में। क्लियर? अगला देखते हैं। अब बात आती है प्रिय विद्यार्थियों, अब देखते, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों, मैं बार बार यही कहूंगी कि इसको नोट्स बनाकर जरूर आप सभी लिख लीजिए। जो इसमें बताया गया है क्रमवाइज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत ही प्रभावी, इसलिए इसको लिखना उचित है। अब बात आती है प्रमुख कवि तथा उनकी रचनाओं का विवरण इस प्रकार। अब देखिए आदिकाल के प्रमुख कवियों को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। प्रमुख कवि दलपत विजय, इनकी रचना क्या है? खुमार रासो, जो कि क्या है? प्रबंध काव्य है। फिर है चंदवरदाई, जिनकी रचना पृथ्वीराज रासो है, जो कि प्रबंध काव्य है। फिर है सारंगधर हमीर रासो, जो कि प्रबंध काव्य है। नल्ल सिंह विजयपाल रासो, जो कि प्रबंध काव्य है। जगनिक परमाल रासो आलखंड वीर गीत है। नरपति नाल बीसल देव रासो वीर गीत है। भट्ट केदार जयचंद्र प्रकाश वीर गीत है। मधुकर भट्ट मयंक जस चंद्रिका वीर गीत है। ये रचनाएं और कवि बहुत इंपॉर्टेंट हैं हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास में। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, ये जो रचनाएं हैं और ये जो कवि हैं और जो ये विधा है बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों, इसलिए इसे लिख लेना ही उचित है। एक इसके लिए ट्रिक है प्रिय विद्यार्थियों, चज दन विया प्रिप खूब विया, एक तरफ कवियों का नाम और एक तरफ रचनाओं का नाम। आइए आगे चलते हैं। बताया गया वीर गीत काव्यों में
सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय काव्य आलखंड। जो प्रिय विद्यार्थियों, वीर गीत जो काव्य है उसमें जो सबसे अधिक प्रसिद्ध है और लोकप्रिय है वो क्या है? आलखंड परमाल रासो है। आल्हा सुने होंगे आप लोग, आजकल गाते हैं। जगनिक नामक भाट कवि द्वारा रचित इस काव्य में महोबा के प्रसिद्ध वीरों आल्हा तथा उदय सिंह के वीर चरित्र का विस्तृत वर्णन है। मतलब जो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका आलखंड है आल्हा, उसमें 2 लोगों का वर्णन है। जो कि महोबा नामक एक कोई है, वहाँ पे कोई प्रसिद्ध स्थल है, वहाँ के 2 वीर थे आल्हा तथा उदल। इन्हीं के चरित्र का इस ग्रंथ में क्या है? वर्णन है। फिर बताया गया इस काल में कुछ श्रृंगार रस की तथा भक्ति की रचनाएं भी हुई, किंतु प्रमुखता वीर रस के काव्यों की ही रही। प्रिय विद्यार्थियों, इस काल में श्रृंगार रस और भक्ति रस में भी कविताएं रचनाएं रची गई, लेकिन जो प्रमुख था रस वो कौन सा था प्रिय विद्यार्थियों? वो वीर ही है, प्रमुख रस वीर। फिर बताया गया वीर गाथा काल के ग्रंथों को रासो कहा गया। रासो शब्द के संबंध में भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न मत दिए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि बीसल देवरासों में प्रयुक्त रसायन शब्द ही कालांतर में रासो बना है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रासों की व्युत्पत्ति का आधार रासक शब्द को माना है। यहाँ तक बात क्लियर हुई प्रिय विद्यार्थियों? अगला चलते हैं। अब बात आते हैं रासो ग्रंथ की भाषा पर। हम लोग आ गए, अभी तक तो हमने पढ़ा, अब बात आती है प्रिय विद्यार्थियों रासो ग्रंथ की भाषा क्या है। किस पे बात आती है? अभी तक तो हम लोगों ने रचना पढ़ा, प्रवृत्ति पढ़ा, विशेषता क्या थी। अब बात आती है रासो ग्रंथ की भाषा क्या है। चलिए विलंब न करते हुए इसको भी हम लोग देख लेते हैं, रासो ग्रंथ की भाषा क्या है। तो रासो ग्रंथ की जो भाषा है प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि पहले ही हम लोग उसमें डिस्कस कर लिए थे। किस में डिस्कस किए थे? प्रवृत्ति में। तो रासो ग्रंथ की भाषा डिंगल है। यह वीर काव्यों के लिए अत्यंत उपयुक्त है। वीर काव्यों के लिए भाव व्यंजना के लिए इसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, अरबी, फारसी, पंजाबी, ब्रज आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग खुलकर किया गया है। समझ में आ रहा है? इसमें हृदय को स्पर्श करने की अद्भुत क्षमता है। इन ग्रंथों में विविध छंदों का प्रयोग मिलता है। विविध छंदों का प्रयोग मिलता है। दोहा, सोरठा, त्रोटक, तोमर, चौपाई, गाथा, सट्टक, रोला, छप्पे, कुंडलियां आदि छंदों का कलात्मक प्रयोग हुआ है। इनमें रसोत्कर्ष की अपूर्व शक्ति है। क्लियर? अगला देखते हैं। अब बात आती है अपने विद्यार्थियों पूर्व मध्यकाल। अभी तक तो हम लोगों ने आदिकाल की बात किए, अब बात आती है इसमें पूर्व मध्यकाल। अब किस पे आती है बात प्रिय विद्यार्थियों? पूर्व मध्यकाल। आइए अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं किस पे? पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्तिकाल से भी कहा जाता है। तो 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक इसकी समय सीमा है। आदिकाल के अवसान के पश्चात देश की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां बदल गई। मतलब इस काल में क्या हुआ प्रिय विद्यार्थियों? देश में राजनीतिक और सामाजिक स्थितियां जो थी वो क्या हुई? चेंज हो गई। क्या हुआ? मुसलमानों का राज्य स्थापित हो जाने पर परस्पर लड़ते रहने वाले छोटे छोटे राजा भी अब ना रहे। परिवर्तन हो गया।
इसी परिवर्तित परिस्थिति में भक्ति भावना का उदय हुआ। 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध बताया जा रहा है प्रिय विद्यार्थियों, 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस भक्ति भावना ने हिंदी काव्य को विशेष रूप से प्रभावित किया। आदिकाल में साहित्य का विषय, आदिकाल में जो प्रिय विद्यार्थियों साहित्य का विषय युद्धरत राजाओं का शौर्य वर्णन एवं प्रशंसा तक ही सीमित था, जबकि भक्तिकाल में साहित्य का विषय सामाजिक समस्याओं एवं भगवत भक्ति में परिवर्तित हो गया। इस काल में भक्ति की कई शाखाओं का विकास हुआ। मतलब प्रिय विद्यार्थियों पूर्व मध्य काल में भक्ति काल का विकास हुआ, कहने का आशय ये है। आगे देखते हैं। अब देखिए पूर्व मध्यकाल की जो सामान्य प्रवृत्तियां हैं, अब हम उसको जानेंगे। सामान्य प्रवृत्तियां ईश्वर में सहज विश्वास, इस काल में ईश्वर में बहुत विश्वास था। उसकी दीन वत्सलता, नाम स्मरण की महत्ता, जप कीर्तन भजन का अवलंबन, गुरु की महत्ता, अहंकार का त्याग, जाति पाति का विरोध, लोक मंगल की भावना, संत जीवन का आदर्श, सरलता, निष्प्रियता, परोपकार तथा प्रेम महिमा आदि भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्तियां हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए इस काल के काव्य को 2 शाखाओं में विभाजित किया जाता है। मतलब इस काव्य को 2 शाखाओं में विभाजित किया गया है, निर्गुण शाखा तथा सगुण शाखा। इस काव्य को 2 शाखाओं में बांटा गया है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण की ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी तथा सगुण की रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी 2 उपशाखाएं हैं। बात क्लियर हुई? अगला देखते हैं। देखिए भक्ति काल है, इसको 2 शाखाओं में बांटा गया, निर्गुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। और जो ये आपका प्रिय विद्यार्थियों निर्गुण भक्ति धारा है, इसको ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा में बांटा गया। क्लियर हो रही है बात? कौन कौन से प्रिय विद्यार्थियों? ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। और सगुण भक्ति धारा राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। अब बात आती है निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत ईश्वर के निर्गुण एवं निराकार रूप की उपासना की गई। निर्गुण भक्ति धारा की प्रमुख उपशाखाएं निम्न हैं। निर्गुण भक्ति धारा की प्रमुख शाखाएं हैं ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। चलिए अब बात आती है प्रिय विद्यार्थियों ज्ञान मार्गी शाखा की। इसकी बात आती है प्रिय विद्यार्थियों ज्ञान मार्गी शाखा की। आइए देखते हैं। निर्गुण शाखा की पहली उपशाखा ज्ञानाश्रयी के नाम से, किसके नाम से? ज्ञानाश्रयी के नाम से चर्चित है। इसमें ब्रह्म ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना की विधि अपनाई गई। इसमें क्या हुआ? ब्रह्म ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना की विधि अपनाई गई। इस ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। प्रमुख कवि कौन है ज्ञानाश्रयी शाखा से? अगर प्रश्न आए कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है प्रिय विद्यार्थियों, तो वहां पर जाहिर सी बात है किसको करेंगे हम लोग? कबीरदास जी को। ये चीज याद रखिएगा। इनकी वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। हाँ, इनकी वाणी का संग्रह जो है किसके नाम से प्रसिद्ध है? बीजक नाम से। ये
याद रखिएगा, भूल मत कीजिएगा। जो 3 भागों में विभक्त है, कितने भागों में? 3 भागों में विभक्त है, साखी, सबद और रामायणी, यही 3 भाग है बीजक का। अन्य प्रसिद्ध कवियों में संत रैदास, रविदास, नानक, दादू, मलुकदास, धर्मदास और सुंदरदास हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। इन भक्तों ने साधना के सहज मार्ग को अपनाया तथा जाति पात, तीर्थ, व्रत आदि बाह्य आडंबरों का विरोध किया। इनकी रचनाओं में साहित्यिक सौंदर्य चाहे उतना अधिक ना हो, किंतु भाव की दृष्टि से वे अत्यंत समृद्ध व प्रभावोत्पादक हैं। इनकी भाषा पंचमेल सदुक्कड़ी है। कबीरदास जी की जो भाषा है वो पंचमेल सदुक्कड़ी है। ध्यान दीजिए, ये जो कवि बताए गए लेखक, इनको ध्यान में रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। कहाँ पर थे हम लोग? आइए, अब बात आती है, अभी तक तो हम ज्ञान मार्गी पर थे प्रिय विद्यार्थियों, अब बात आई प्रेम मार्गी शाखा पर। आइए हम प्रेम मार्गी शाखा को देखते हैं। निर्गुण शाखा की दूसरी उपशाखा प्रेमाश्रय के नाम से प्रसिद्ध है। इसे पल्लवित करने का श्रेय सूफी मुसलमान कवियों को है। मतलब इसको जो पल्लवित करने का जो संपूर्ण श्रेय दिया जाता है, उसको किसे दिया जाता है? सूफी मुसलमान कवि जो थे। अभी बात होती है, इन कवियों ने लोक प्रचलित हिंदू राजकुमारों तथा राजकुमारियों की प्रेम गाथाओं को फारसी की मसनवी शैली में बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। इनकी कविताएं दोहा तथा चौपाई छंदों में हैं। प्रेम की पीर, विरह वेदना की तीव्रता, कथा की रोचकता और कल्पना तथा इतिहास का समन्वय इन सूफी कवियों की प्रमुख विशेषताएं हैं। इस शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि मौलिक मोहम्मद जायसी हैं, जिनका पद्मावत आख्यान काव्य हिंदी साहित्य का एक रत्न है। इस परंपरा का यह सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसकी कहानी में इतिहास तथा कल्पना का योग है। ज्ञान मार्गी शाखा में प्रिय विद्यार्थियों इसके प्रमुख कवि कबीरदास जी है और प्रेम मार्गी शाखा में इसके प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। क्लियर? अगला से देखते हैं। चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी का पद्मावती तथा राजा रत्नसेन की कहानी इसमें प्रस्तुत की गई है। किसमें? पद्मावत में। इसमें लौकिक आख्यान द्वारा पारलौकिक प्रेम की व्यंजना है। जायसी, सॉरी उसमें पद्मावत नहीं था, जायसी कृत पद्मावत की भाषा अवधी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में अवधि की खालिस बेमेल मिठास के लिए पद्मावत बराबर याद किया जाएगा। इस पंक्ति को ध्यान दीजिएगा। इस शाखा के अन्य प्रमुख कवि एवं उनके काव्य इस प्रकार हैं। कुतुबन कृत मृगावती, मंझन कृत मधुमालती, उस्मान कृत चित्रावली, शेख नबी कृत ज्ञानदीप, कासिम शाह कृत हंस जवाहिर तथा नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती एवं अनुराग बांसुरी। क्लियर? आगे चलते हैं। अब बात आती है प्रिय विद्यार्थियों सगुण भक्ति धारा। किसकी बात आती है? सगुण भक्ति धारा की। निर्गुण भक्ति धारा में ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना को प्रमुखता दी गई थी और इसी स्वरूप को काव्य का माध्यम बनाया गया था। ध्यान से समझिएगा। इसके विपरीत सगुण भक्ति धारा में ईश्वर के सगुण साकार स्वरूप को महत्व देते हुए काव्य सृजन किया गया। ईश्वर के साकार रूप को इसमें महत्ता दी गई।
इस काव्य धारा की दो मुख्य उपशाखाएं हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, दो प्रमुख शाखाएं हैं। अब बात आती है राम भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा की पहली उपशाखा राम भक्ति शाखा है। सगुण भक्ति शाखा में ईश्वर के सगुण एवं साकार रूप की उपासना की गई है और तदनुरूप काव्य रचना की गई है। 11वीं शताब्दी में स्वामी रामानुजाचार्य भक्ति के क्षेत्र में अवतार भावना को प्रतिष्ठित कर चुके थे। किस शताब्दी में? 11वीं शताब्दी में। उन्हीं की शिष्य परंपरा में 15वीं शताब्दी में स्वामी रामानंद जी हुए, जिन्होंने जनता की चित्तवृत्तियों को समझने का प्रयास किया। इन्होंने जनता के बीच राम भक्ति का प्रचार किया। रामानंद जी की शिष्य परंपरा में गोस्वामी तुलसीदास जी हुए, जिन्होंने दशरथ पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के शक्तिशील एवं सौंदर्य को समन्वित रूप में रामचरितमानस महाकाव्य में प्रस्तुत किया। राम भक्त की यह पावन मंदाकिनी न जाने कितनों के मन का कलमश बहा ले गई। तुलसीदास जी द्वारा स्थापित लोक आदर्श और राम राज की महान कल्पना भारतीय समाज को नहीं, संपूर्ण विश्व की एक बड़ी देन है। बहुत ही रोचक बातें इसमें बताई गई प्रिय विद्यार्थियों। इसमें सगुण भक्ति की शाखा जो है प्रिय विद्यार्थियों, वो राम भक्ति शाखा है। सगुण भक्ति शाखा में ईश्वर के सगुण एवं साकार रूप की क्या की गई? उपासना की गई और तदनुरूप काव्य रचना की गई। 11वीं शताब्दी में स्वामी रामानुजाचार्य भक्ति के क्षेत्र में आ चुके थे, भावना को प्रतिष्ठित कर चुके थे। उन्हीं की शिष्य परंपरा में 15वीं शताब्दी में स्वामी रामानंद जी भी हुए, जिन्होंने जनता की चित्तवृत्तियों को समझने का प्रयास किया। कौन? स्वामी रामानंद जी ने। इन्होंने जनता के बीच राम भक्ति का प्रचार किया। रामानंद जी की शिष्य परंपरा में गोस्वामी तुलसीदास जी भी हुए, जिसमें दशरथ पुत्र मर्यादा सिंधु राम पुरुषोत्तम के शक्तिशील एवं सौंदर्य को समन्वित रूप में रामचरित मानस महाकाव्य में प्रस्तुत किया। राम भक्ति की यह पावन मंदाकिनी न जाने कितनों की। अब अगला आता है प्रिय विद्यार्थियों, अगले में देखते हैं हम। अगला बताया गया, यह महाकाव्य अवधि में लिखा गया। रामचरितमानस जो है ये किस भाषा में लिखा? अवधि में लिखा गया और इसमें जायसी द्वारा अपनाई गई दोहा चौपाई शैली का परिष्कृत साहित्यिक रूप मिलता है। रामचरितमानस की कथा का मूल स्रोत वाल्मीकि रामायण है। जो रामचरित मानस का मूल स्रोत है प्रिय विद्यार्थियों क्या है? वाल्मीकि रामायण है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। अगला बताया गया, इस महाकाव्य में जीवन की सर्वांगीणता है। रचना कौशल, प्रबंध पटुता, भाव प्रवणता, रस, रीति, अलंकार, छंद आदि सभी दृष्टियों से यह उत्कृष्ट काव्य कृति है। मतलब इसमें जो है प्रिय विद्यार्थियों काव्यगत जो सौंदर्य होता है उसका अभाव नहीं है, ऐसी बातें बताई गई। तुलसीदास की रचना का उद्देश्य लोक मंगल की साधना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रचना रची उनका उद्देश्य क्या था? लोक मंगल की साधना। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के लोक संग्रह ही चरित्र को काव्य का विषय बनाकर भारतीय संस्कृति, समाज और साहित्य को शक्ति प्रदान की। तुलसीदास की अन्य रचनाओं में विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, कवितावली, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल आदि प्रमुख हैं।
अन्य रचनाकारों में नाभादास, अग्रदास, प्राणचंद्र चौहान, हृदयराम आदि हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो तुलसीदास की रचनाएं हैं, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, कवितावली, बरवय रामायण, ये सब क्या हैं? इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखते हैं आगे क्या बताया जा रहा है। अगला बताया गया, राम भक्ति शाखा की प्रमुख प्रवृत्तियां। राम भक्ति शाखा की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्न हैं। राम नाम की महत्ता, पहली विशेषता है प्रिय विद्यार्थियों। दूसरा है लोक कल्याण की भावना। तीसरा है समन्वय की भावना। चौथा है दास्य भाव की भक्ति, वर्णाश्रम धर्म का प्रतिपादन, अवधि एवं ब्रजभाषा का प्रयोग। क्लियर? अगला चलते हैं। अब बात, अभी तक तो हम राम भक्ति शाखा पर थे, अब बात आती है कृष्ण भक्ति शाखा पर। आइए देखते हैं कृष्ण भक्ति शाखा पर। सगुण उपासना की दूसरी शाखा कृष्णाश्रयी शाखा कहलाती है। इसके अंतर्गत श्री कृष्ण की पूर्ण ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठा हुई। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण भक्ति के प्रवर्तन का श्रेय श्री वल्लभाचार्य को है। ये अपने आराध्य श्री कृष्ण की जन्मभूमि में रहे और इन्होंने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का एक बड़ा मंदिर बनवाया। कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वोत्कृष्ट कवि सूरदास हैं। अगर प्रश्न आए प्रिय विद्यार्थियों, कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वोच्च कवि कौन है, अगर ऑप्शन में सूरदास जी हैं तो तुरंत आप लोग सूरदास जी को टिक कर दीजिएगा। जिन्होंने कृष्ण लीला के मधुर पद गाकर प्रेम और संगीत की ऐसी धारा बहाई जिसमें डुबकी लगाकर जनता का हृदय आनंद मग्न हो गया। सूरदास कृत सूर सागर हिंदी साहित्य की अक्षय निधि है। साहित्य लहरी और सूर सारावली भी इन्हीं की रचनाएं कही जाती हैं। सूर सागर के अंतर्गत 1.25 लाख पद रचने की बात कही गई है। प्रिय विद्यार्थियों, सूरदास जी के पद जो हैं श्री कृष्ण के प्रेम में लिखे गए हैं। 10वीं कक्षा में सूरदास जी का एक बहुत ही रमणीय पद है, किलकत कान घुटुरुअन आवत, ऐसी इस तरह की पंक्तियों में कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण जी की प्रेम लीला का वर्णन किया है। अगला देखते हैं। लगभग 10,000 ही पद मिलते हैं। इसमें विनय, बाल लीला, गोचारण, गोपी, प्रेम, भ्रमर, गीत आदि से संबंधित बड़े ही सूक्ष्म भाव चित्र पाए जाते हैं। किसमें? जो सूरदास जी की रचनाएं हैं। कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास के अतिरिक्त नंददास, परमानंददास, कृष्णदास, कुंभनदास, चतुर्भुजदास, शीत स्वामी तथा गोविंद स्वामी प्रमुख हैं। 8 कवियों के इस समुदाय को अष्टछाप कहते हैं। अन्य अनेक कृष्ण भक्त कवियों में मीराबाई और रसखान विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इतने कवि हैं प्रिय विद्यार्थियों, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं। अब बात आती है कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख प्रवृत्तियां। कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्न हैं। कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन, सत्य भाव की भक्ति, प्रेम का भावुकतापूर्ण चित्रण, गेय रचनाओं का सृजन, ब्रज भाषा का प्रयोग, वात्सल्य एवं श्रृंगार रस की प्रधानता, ये कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। बात क्लियर हो रही है प्रिय विद्यार्थियों? आपके बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से कोई एक देकर पूछ लेगा कि कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, तो आप लोग जो इसमें से रहेगा वही टिक कर देंगे। क्लियर? अगला देखते हैं। भक्ति काल की साहित्यिक देन। भक्ति काल में कबीर, जायसी, सूर, तुलसी जैसे रस सिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरण से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी। भाव भाषा
एवं शिल्प सभी दृष्टियों से हिंदी साहित्य का यह उत्कर्ष काल माना जाता है। मतलब प्रिय विद्यार्थियों, भक्ति काल में क्या हुआ कि जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ अच्छे अच्छे भक्ति भावनाओं पर रचना करने वाले कवि हुए, जैसे मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर, तुलसी और जो भी कवि हुए, उन लोगों ने क्या किया, भाव भाषा पर ही साहित्य में रुचि बढ़ा दिया। यही बात इसमें बताई गई। फिर कह रहे हैं, संत कवियों ने अपना संदेश बड़ी स्पष्टता तथा निर्भीकता से जनता के समक्ष प्रस्तुत किया है। मतलब भक्ति काल में जो रचनाएं हुई उन्हीं की प्रशंसा की जा रही है। भक्ति काल के काव्य में भाव तथा कला पक्ष का उत्कृष्ट रूप मिलता है। भक्ति काल में जो भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों का उत्कृष्ट रूप से प्रयोग हुआ है। इसी कारण इस काल को हिंदी काव्य साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, अब यहाँ पर एक प्रश्न हो सकता है कि हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो आप पूरे आंसर को उठाकर रख देंगे, इसीलिए इस काल को स्वर्ण युग काल। पीछे हो गया है, यहाँ से उठाकर यहाँ तक रस। जैसे कि कहा गया है एक मुहावरा, प्रिय विद्यार्थियों, गागर में सागर भर देना। तो आप लोग क्या करेंगे, इन्हीं पंक्तियों में से और छोटी छोटी पंक्तियां बनाकर अपने मन से इसका आंसर दे देते हैं कि इसीलिए इस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। और ये प्रश्न जरूर आपको कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही। अगला देखते हैं, उत्तर मध्यकाल। अभी तक तो हम लोगों ने आदिकाल और भक्ति काल के बारे में पढ़ा। अब बात आई है प्रिय विद्यार्थियों उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो समय सीमा है प्रिय विद्यार्थियों 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक। 16वीं 17वीं शताब्दी तक इस देश में मुगल साम्राज्य पूर्णतः प्रतिष्ठित हो चुका था। जब रीतिकाल का आरंभ होने से पहले प्रिय विद्यार्थियों क्या हुआ था, मुगल साम्राज्य, आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे, मुगल साम्राज्य ही था। उसके बाद क्या होता है, रीतिकाल का आता है तो क्या होता है, वह वैभव के शिखर पर था। कौन? मुगल साम्राज्य जो स्थापित हो चुका था वह वैभव संपत्ति शिखर चोटी पर था। उन जन जीवन भी सुख शांतिपूर्ण था। उनका जो जीवन था सुख से था, आनंदित था, शांतिपूर्ण था। मुगलों का साहित्य पर इस परिस्थिति का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। मतलब रीतिकाल का आना अत्यंत आवश्यक था। इस परिस्थिति का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। जो कृष्ण और राधा भक्त के आलम्बन थे, कृष्ण और राधा के आलम्बन थे, अभी आगे चर्चा होगी, आलम्बन बन गए। इसके अतिरिक्त एक और परिवर्तन आया। वो क्या परिवर्तन था? कवियों का ध्यान साहित्यिक शास्त्र की ओर गया और उन्होंने रस अलंकार छंद नायक नायिका आदि के उदाहरण रूप में कविताओं की रचना की। इस प्रकार की रचनाओं को रीति ग्रंथ का लक्षण अन्य कहा जाता है। इस काल में ऐसी रचनाएं अधिक हुई, इसी कारण इसे रीतिकाल कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, एक क्वेश्चन और आ गया, इस काल को रीतिकाल क्यों कहा गया, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल क्यों कहा गया? तो आप लोग समय सीमा से उठाकर यहाँ तक आंसर दे देंगे। बात क्लियर हुई? अब यहीं पर समापन होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आधुनिक काल, जिसमें युग को बांटा गया है, भारतेंद्र युग और बहुत सारे युग आपके आएंगे प्रिय विद्यार्थियों। जिस तरीके से हम लोगों ने इस क्लास में बहुत ही बेहतरीन तरीकों से 3 काल को पढ़ा, हिंदी पद्य साहित्य के विभाजन को पढ़ा, आदिकाल, मध्यकाल और रीतिकाल। ठीक उसी प्रकार नेक्स्ट क्लास में प्रिय विद्यार्थियों अब हम लोग आधुनिक काल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से जैसे आज हम लोगों ने अपनी सभी कन्फ्यूजन को समाप्त किया, किस काल को किस कवि ने कौन सा नाम दिया है, तो ठीक उसी प्रकार कल हम आधुनिक काल पर चर्चा करेंगे। इफ
you like our videos, our class, please channel subscribe and like and comment also. Thank you so much everyone for watching. We will meet next class.